नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं भारत के काली 5000 वेपन के बारे में, जो ऑलमोस्ट इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और साथ में अमेरिका और यही नहीं दूसरे देशों में भी जो बहस का मुद्दा एक तरह से बना रहा है। और दोस्तों काली 5000 की जो शुरुआत है वो भारत बहुत पहले से ही कर चुका था और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। और ये वीडियो खास तौर पर जो विलेज टेम्पल जी हैं इनके नाम के आगे लिख रखा है, इनके कहने पर मैं बना रहा हूं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। अगर दोस्तों आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका भी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम जो भारत का मिशन व्हाइट वॉश था उसके बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के 100 से ज्यादा जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको इस मिशन के तहत बर्फ के नीचे दफना दिया गया था। और साथ में दोस्तों वे आर्मी पर्सनल्स कम जो बिजनेसमैन ज्यादा रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी सीमेंट से लेकर माचिस तक के जो बिजनेस है वे रन करती है। और दोस्तों काली 5000, तो देखिए दोस्तों जो किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर इसकी फुल फॉर्म है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ी संख्या में जो पल्स होते हैं या बड़ी मात्रा में जो पल्स होते हैं उन्हें एक लाइन से अपने टारगेट पर एक तरह से हिट करता है। और दोस्तों ये इसे डीआरडीओ और साथ में जो बार्क है यानी कि भारत की भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उसने इसको मिलकर बनाया है, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनको एक तरह से रन करती है। और दोस्तों इस काली 5000 वेपन की अगर मैं आपको पावर के बारे में बताऊं तो देखिए दोस्तों ये 40 गीगावाट जनरेट करता है, जो कि बड़ी आसानी से किसी भी जो सुपर कैरियर होते हैं उनको ये बड़ी आसानी से चला सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये इतनी सारी एनर्जी को बहुत ही कम समय के लिए यानी कि आप नैनो सेकंड्स के लिए इसे ये जनरेट कर पाता है। तो दोस्तों भारत के पास इसके और भी दूसरे वेपन माफ कीजिएगा वेरिएंट है, जैसे कि काली 80, काली 200 और साथ में काली 1000, काली 5000 और काली 10000। तो देखिए दोस्तों इस वेपन को जो कि काली है इसे 2004 में एक तरह से कमीशन किया गया था और ये इंडिया का एक सीक्रेट वेपन बना रहा है। और दोस्तों लोग सोचते हैं कि एक तरह से लेजर बीम की तरह अपने जो टारगेट है उसमें छेद करता है और उसे तोड़ देता है। तो देखिए दोस्तों ये ऐसा नहीं करता है। ये जो सबसे पहले तो उस तरह के वेपन के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, साथ में वो जो एनर्जी है वो लंबे समय तक रहनी चाहिए, क्योंकि तभी वे अपने जो टारगेट है उसमें छेद कर सकती है और उसे तबाह कर सकती है। लेकिन दोस्तों काली 5000 जो मिसाइल या ड्रोन जितने भी वेपन्स हो गए उनके अंदर जो उनके कंप्यूटर सिस्टम और साथ में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे होते हैं या गाइडेंस सिस्टम लगे होते हैं उनको ये मेनली तबाह कर देता है। तो इस कारण से जो वेपन है दुश्मन का वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि बिना गाइडेंस सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम के बिना वेपन्स नहीं चल पाते हैं। और दोस्तों काली 5000 खास तौर पर जो यूसीएवी और आईएवी और आईसीबीएम को टारगेट करने के लिए बनाया गया था, ताकि इन्हें हवा में ही तबाह किया जा सके। क्योंकि दोस्तों आईसीबीएम और साथ में जो यूसीएवी होते हैं उनके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या गाइडेंस सिस्टम लगे होते हैं ये उन्हें तबाह कर देता है। तो इस कारण से ये उन्हें हवा से ही हवा में मारने की पूरी क्षमता रखता है। और दोस्तों इसको लेकर रो और जो इंडियन एयरफोर्स है और साथ में डीआरडीओ है इन्होंने मिलकर व्हाइट वॉश नाम का एक जो मिशन है उसको भी अंजाम दिया था, जिसके अंदर काली 5000 को जो है टेस्ट करना था। तो देखिए दोस्तों काली का जो काम है वो 1985 में इस प्रोजेक्ट को एक तरह से जो बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने सामने रखा और 1989 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया, जिसमें एक्सेलरेटर और साथ में पल्स पावर डिवीजन को विकसित किया गया। और दोस्तों उस समय डीआरडीओ को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करने का एक तरह से फैसला किया गया और साथ में भारत की डीआरडीओ के आते ही इस प्रोजेक्ट को तेजी मिली और जो न्यूक्लियर एनर्जी के उस समय अध्यक्ष थे यानी कि डॉक्टर चिदम्बरम जी वे भी इस प्रोजेक्ट में एक तरह से शामिल हुए, उनको भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया। और इसके बाद रो के जो बेस्ट एजेंट्स हैं उनको चुना गया, डीआरडीओ के बेस्ट साइंटिस्ट को चुना गया और इंडियन एयरफोर्स के वेल ट्रेन्ड पायलट्स को चुना गया। और इसके बाद जो रो और साथ में जो एनएलआई है इनकी एक टीम को मतलब कि सियाचिन ग्लेशियर पर भेजा गया और 21,000 फीट पर जो सेना की पोस्ट एक्स थी वहां पर जो ट्रिगर पॉइंट है उसको तैयार कर लिया गया। और अब समस्या थी कि इतने बड़े सिस्टम को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाए कैसे। साथ में दोस्तों जमीन पर इसके टेस्ट को लेकर मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि अगर ये वाइब्रेट करेगा तो ऐसे में वहीं पर एवलांच आ सकता था। और साथ में दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कहीं ये हमारे जवानों के लिए एक तरह से खतरा ना बन जाए। और साथ में दोस्तों उस समय जो पाकिस्तानी आर्मी है वे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे और दोस्तों सीमा पार से निगरानी करते रहते थे भारत के इस इलाके की। तो ये सब समस्याएं थी कि इस कारण से भारत ने इसे जमीन पर टेस्ट नहीं किया गया। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि उस समय जो पाकिस्तान की एयरफोर्स थी उनके पास ऐसे फाइटर
जेट नहीं थे जो इतने बर्फीले और साथ में ऊंचे क्षेत्र में ऑपरेट कर सके। तो इस कारण से जो पाकिस्तान की वायुसेना है वे इतनी कुछ खास एक्टिव नहीं थे। तो दोस्तों भारत ने जो रास्ता चुना कि भारतीय वायुसेना के जरिए इस जो मिशन को है अंजाम दिया जाएगा। तो दोस्तों बस काली वेपन को टेस्ट करने के लिए एक तरह से जो ग्रैंड स्टेज है वो सज चुका था, और अब जो बाकी बारी थी वो थी जो इंडियन एयरफोर्स है और साथ में रॉ की। इनको ही अब इस पूरे मिशन की जो सिक्योरिटी है उसकी मैनेजमेंट करनी थी। पूरी जिम्मेवारी जो मिशन है उसकी सिक्योरिटी की जो रो है और साथ में इंडियन एयरफोर्स है उनके कंधों पर आ चुकी थी। और दोस्तों इसके बाद जो काली 5000 है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एआरसी यानी कि एविएशन रिसर्च सेंटर ने दो जो IL-76 विमानों को एक तरह से सिलेक्ट किया गया। हालांकि दोस्तों माना जाता है कि एक विमान को, पर कहीं कहीं पर आपको दो विमानों को भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजिक और साथ में टैक्टिकल एक तरह से एयरक्राफ्ट थे, और ये अपने साथ जो 5 क्रू के साथ मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इनका था 2,10,000, यानी कि इतने भारी भरकम ये एयरक्राफ्ट थे। और इनमें 4 इंजन लगे थे स्लोवीव के, और साथ में D30 KP जो कि 117 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 इंजन मिलकर कितना ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करेंगे। और 4000 से 5000 किलोमीटर तक इनकी रेंज थी। वो इनके वेट के हिसाब से एक तरह से जो है क्लासीफाई की जाती थी कि कितने वेट आप ले जा रहे हैं, उस हिसाब से ये अपनी रेंज को तय करते थे। अगर ज़्यादा वेट है तो कम रेंज में ही जाएंगे, अगर कम वेट है तो ये ज़्यादा रेंज में जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद इसको जो उड़ीसा के कटक के पास जो 4 एयरबेस है वहां पर तुरंत इन जो एयरक्राफ्ट है इनको उतारा गया, क्योंकि जब दोस्तों रो के एजेंट ने देखा कि ये मतलब कि जो वेपन है ये हद से ज़्यादा बड़ा और साथ में बड़े वाला वेरिएंट है, तो और साथ में बहुत ज़्यादा पावरफुल भी था, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए वहां से इसको मतलब कि सरसावा जो इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है वहां पर भी इसको एक तरह से गरुड़ कमांडो की सुरक्षा में वहां पर पूरी जिम्मेदारी के साथ उतार दिया गया। और दोस्तों इसके बाद सुबह के या शाम को इसको एक तरह से टेस्ट करना था, क्योंकि दोस्तों इस समय जो बर्फ का एक तरह से रिफ्लेक्शन है उससे भी बचना था, क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है उसमें बर्फ के ऊपर जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो इस कारण से ये बड़ी समस्या थी। लेकिन दोस्तों उस समस्या ये भी थी कि जो एवलांच है वे दिन के समय आते थे, लेकिन सुबह और शाम को बहुत ही कम चांसेस रहते थे कि एवलांच आएंगे। और दोस्तों इसके बाद जो श्री जरदारी जी हैं उनको दिल्ली आना था, तो इनके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये कौन है। और दोस्तों इनके आने से पहले 4 बजे जो पाकिस्तान बॉर्डर है एक तरह से वहां पर फेंसिंग वगैरह नहीं है, तो ऐसे ही सीमाओं का एक तरह से बंटवारा किया गया है। तो वहां पर जो गोलीबारी है उसको शुरू करने का जो फैसला किया गया, क्योंकि दोस्तों ये डिसीजन बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसे में पाकिस्तान का जो ध्यान था वो उस तरफ डाइवर्ट किया गया था। और दोस्तों इसके बाद एक्स दिन पर, यानी कि आपको दिन नहीं बता सकता, तो IL-76 जो विमान है इसने उड़ान भरी, और इसके बाद दूसरे फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट ने भी इस मिशन में जो हिस्सा लिया और जो दोस्तों व्हाइट वॉश है उसको कंप्लीट किया। और एक जगह से मतलब कि फाइटर जेट ना उड़ाकर उन्हें अलग अलग और दूर दूर के एयरबेसेस से उड़ाया गया, ताकि पाकिस्तान को किसी भी तरह की जो भनक है वो ना लगे। और दोस्तों साथ में जो चीन है वो भी अपनी सैटेलाइट वगैरह के जरिए से भारत पर नजर रखता रहता था। और दोस्तों इन एयरक्राफ्ट में एक अवाक्स जो कि आगरा से, और साथ में जो ग्वालियर से एक्स बेस से जो 6 मिराज, और दोस्तों पुणे के जो वाई बेस है वहां से जो 4 सुखोई 30 MKI उनको उड़ाया गया। और इनके जो पायलट है उनको भी नहीं पता था कि उनको मिशन ये मतलब कि किस तरह का मिशन है उसको अंजाम देना है, उनको केवल वहां से उड़ान भरने के लिए एक तरह से कह दिया गया था। और उसके बाद उनको मिशन में जाने के बाद पता चला कि उनको किस तरह के मिशन को अंजाम देना है। और दोस्तों इसके बाद टीम ने जो सैटेलाइट डाटा रिसेप्शन और जो 3D टेरेन विजुअलाइजेशन सेंटर में जो इमेजेस है उनको एक तरह से पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया, और इसके बाद सब सेट किया गया कि किस तरह से मिशन को अंजाम देना है। और दोस्तों 7 अप्रैल 2012 को ये टेस्ट किया गया, और उसमें इसने इतना बड़ा एवलांच मतलब कि एक तरह से लाया जिसमें 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतनी ज़्यादा बर्फ नीचे आई। और दोस्तों इसने मतलब कि एक तरह से वहां पर भूकंप ला दिया। और दोस्तों साथ में इसमें पाकिस्तान की 6 से ज़्यादा जो चौकियां है वे जो बर्फ में है समाधि उनकी बन गई, और चौकियों के साथ जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वे पूरी तरह से तबाह हो गए। इतना भयानक मतलब कि ये एवलांच था, जो इंडियन ग्रुप्स हैं वे भी डर गए थे कि इतने बड़े एवलांच मतलब कि उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि उनका वेपन इतनी ज़्यादा बड़ी तबाही मचा सकता है। क्योंकि दोस्तों हद से ज़्यादा बड़ा एवलांच वहां पर आया था, और 10 से 15 मिनट के अंदर सब कुछ वहां पर जो तबाह हो गया, और 129 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, और साथ में 11 नागरिक जो कि मतलब कि एक तरह से उनके दर्जी और साथ में नाई और पोर्टर थे
वे भी इस मिशन के तहत बर्फ में दफन हो गए। और दोस्तों साथ में एवलांच इतना ज़्यादा बड़ा था कि जितने भी मतलब सैनिक जो दफन हुए थे वे उनके ऊपर 100 से 120 फीट जो मतलब कि बर्फ की चादर है वो बन गई थी। और दोस्तों इस मिशन के बाद भारत के जितने भी एयरक्राफ्ट थे वे सब वापस लौट गए और इसके बाद दो MI-17 ने मतलब कि थोइस एयरबेस से जो ए पोस्ट है वहां से उड़ान भरी और साथ में जो 6 चीता जो हेलीकॉप्टर है उन्होंने सियाचिन बेस से वहां से जितने भी मौजूद भारत के जो नागरिक वहां पर रह गए थे उन सबको मतलब कि एक तरह से वापस लेकर आए, क्योंकि मिराज और साथ में जितने दूसरे फाइटर जेट थे उनमें केवल पायलट ही बैठे थे। और दोस्तों ये मिशन जो एक तरह से अंजाम सियाचिन में दिया गया था और पूरे पाकिस्तान में अभी तो तबाही आनी बाकी थी। और इस मिशन के तुरंत बाद जो ब्रिगेड कमांडर 323 पाकिस्तानी ब्रिगेड की जो नींद खुली और दोस्तों मेजर जनरल जो मोहम्मद हुसैन कमांडर FNCA को मतलब कि एक तरह से खबर मिली। और इसके बाद दोस्तों जो पाकिस्तानी जितनी भी टीम थी उनकी आर्मी की उन्होंने वहां पर खुदाई शुरू की और अपने जो उनके सैनिक दबे थे उनको एक तरह से निकालने का काम शुरू कर दिया। और ये पूरी मतलब कि पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर उस समय छा गई थी। और दोस्तों वहां पर जैसे ही उन्होंने वहां पर से उनको मतलब कि एक तरह से निकालने का काम शुरू किया तो लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज खान और साथ में दोस्तों GOC कोर एक्स कोर के जो मतलब कि उनको सूचित किया गया और ब्रिगेड कमांडर की जो बचाव की टीम है उनको देखकर एक तरह से खुद भी विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह की मतलब कुछ हरकत एक तरह से हो सकती है। ये सब देखकर उनको बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि उस समय वहां पर उनका एक हेड ऑफिस भी था और साथ में दोस्तों वहां पर वो हेड ऑफिस इसलिए था क्योंकि जो कम्युनिकेशन करने के लिए उन्होंने एक तरह से वहां पर बनाया था और उसकी एक वायर तक भी नहीं बची थी क्योंकि वो कम्युनिकेशन सेंटर था। और इसके दोस्तों बाद इसके तुरंत बाद भारत ने मतलब कि एक तरह से मदद का प्रस्ताव रख दिया और इसके बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान की मदद के लिए एक तरह से प्रस्ताव रखा। और दोस्तों उसे पाकिस्तान ने हालांकि एक तरह से आभार व्यक्त करते हुए एक तरह से मना कर दिया था कि उनको किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों भारत ने ऐसा प्रस्ताव इसलिए दिया क्योंकि भारत दिखाना चाहता था कि इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। और दोस्तों इस तरह से जो भारत का एक तरह से मिशन कंप्लीट हुआ। और दोस्तों इस मिशन को एक तरह से जो सेना और जितने भी सुरक्षा हल्के हैं वे मानते हैं कि ये मिशन एक तरह से जो वीरता का प्रतीक है, जिसमें दोस्तों बाना सिंह की वीरता का प्रतीक इसको दिखाने की कोशिश किया क्योंकि उन्होंने 1987 में ग्लेशियर की सबसे मेन विशेषता को जीतने के लिए क्वाड पोस्ट को पार कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह से भारत का एक काली 5000 वेपन है और इसके दोस्तों बारे में मतलब कि एक तरह से लोग मानते हैं कि ये नहीं है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले सीक्रेट वेपन की यही बात होती है कि दुश्मन को नहीं पता होता है कि ये वेपन है या नहीं है। अगर है भी तो दोस्तों कहां पर है, तो इस तरह से पूरी तरह से किसी भी जानकारी को मतलब कि एक तरह से मीडिया में नहीं रखा जाता है। और दोस्तों भारतीय सरकार कभी भी नहीं मानती है कि भारत के पास इस तरह का कोई वेपन जो है मौजूद है। और दोस्तों अच्छी बात है कि इस तरह के वेपन को एक तरह से एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए कि भारत के पास ये मौजूद है, क्योंकि इसे एक तरह से पूरे सरप्राइज वॉर में हम भी दुश्मन के जो अटैक है उनका मुंह तोड़ जवाब दे सके। और दोस्तों भारत ने इसे शुरुआत में माना जाता है कि इसलिए बनाया गया था कि ताकि हम अपनी जो सैटेलाइट वगैरह है उनकी सुरक्षा कर सके, तो एज ए सिक्योरिटी इसे को बनाया गया था। लेकिन बाद में इसको पूरी तरह से एक वेपन के तौर पर डेवलप किया गया। और दोस्तों जिन लोगों को मतलब कि सबूत चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो सबूत मेरे पास नहीं है कि ये वेपन है। अगर दोस्तों होते तब भी मैं नहीं देता, क्योंकि इससे देश की सिक्योरिटी को एक तरह से पूरा खतरा होता। और इस वीडियो में मैंने किसी भी तरह की ऐसी जानकारी को नहीं बताया है जिससे मतलब कि हमारी जो अखंडता है उसको मतलब कि एक तरह से खतरा हो। और दोस्तों ये सब जानकारी कोई भी आसानी से गूगल करके मतलब कि एक तरह से ढूंढ निकाल सकता है, तो ऐसे में पाकिस्तान भी निकाल सकता है। तो इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है, मैंने इसमें कुछ भी मतलब कि आलतू फालतू नहीं बताया है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।